घर में जब जवान लड़की होती है तो माँ-बाप को उसकी टेंशन रहती है कि कैसे ही जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और हम टेंशन फ्री हो जाएं। मेरी दीदी की शादी हो चुकी थी, मेरे भी दिल में अरमान थे कि मेरी भी शादी हो। मेरी बहन की तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी ही मेरे लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी। जितनी दुआएं मैंने अपनी शादी के लिए मांगी थीं, वे सब एक तरफ रखी रह जाएंगी। शादी दो दिलों का बंधन होता है, दो जिंदगियों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है। ये सब मैं अकेले बैठकर सोचा करती थी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरी शादी का दिन आ ही गया। मेरे सारे अरमान, सारी खुशियाँ एक तरफ थीं, क्योंकि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ होने जा रही थी। जीजा जी ने आकर ऐसा क्या किया था जो मेरी शादी उनके साथ कराई जा रही थी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ़ की थी। मैं अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत और शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखा था। लेकिन मेरा ये सपना उस वक्त तो टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजा के साथ हुई थी। ऐसा नहीं था कि वह उम्र में मुझसे बड़े थे। वह एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजा जी के रूप में ही स्वीकार किया था। मेरी दीदी की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा, तो मेरी माँ मुझे पूछे बिना ही मान गई। पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया और कहा, बेटा हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बड़े हैं, कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। विकी एक अच्छा और सुंदर पढ़ा लिखा आदमी है, एक अच्छा लड़का है, और उसकी सबसे मुख्य, कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज विकी की माँ को फ़ोन करके मना कर दूँगी। तुम रात को अपना फ़ैसले की सूचना मुझे दे देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो उस पर स्नेहा कॉलिंग लिखा था। मैं दिल में खुश हुई कि चलो मैं अपनी परेशानी अपनी दोस्त के साथ बता दूँगी और उससे कुछ सलाह भी माँग लूँगी। लेकिन कॉल करने के बाद मैं होश खो बैठी। जब स्नेहा ने अपने बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके कीमती गहने भी ले लिए हैं। अब उसके परिवार वाले उसे लेकर छोटे से उन्हें रूप से समस्या का हल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई, जिसके अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना अचानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है और बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे अपने अनुभवों के प्रकाश में सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। मुझे लगा कि मेरी माँ का फैसला 100% सही था और फिर तभी मैंने अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया कि माँ, मैं विकी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त और रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वो हैरान भी हुई और खुश भी। साथ ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमा और मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहने देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहले बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी, जो बहुत अच्छी थी, तो मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आई हो। आप इस दुनिया से बहुत जल्दी दूर हो गई। ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी खुशियाँ मेरे पल्ले में उड़ाने आई थीं। इतना कहकर मैं उनकी तस्वीर को प्यार से देखते हुए साए हुए बेड पर आकर बैठ गई। अब मैं विकी का इंतज़ार कर रही थी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से शुक्रिया सुकड़ी जा रही थी। इस समय मुझे दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने सर करके देखा। विक्की अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। विक्की बिस्तर के करीब चले आए और चुपचाप जैसे वो घुस रहे थे, वैसे ही वापस भी चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और ये देखकर हैरान रह गई। मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी।
मैं कुछ डर देर के लिए वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या समझूं कि विकी 1 साल के बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भूल नहीं पाए हैं। उन्हें उस वक़्त मेरे पास होना चाहिए था। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे चली गई। हम दोनों एक-दूसरे के बारे में कुछ भी बात कर सकें। मेरे कमरे से बाहर आ गई और इस कमरे में गई जिसमें विकी गए थे, लेकिन वहाँ बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपनी भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से शाम तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी भरकम कपड़े लेकर कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो विक्की बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास नाश्ते के लिए कह रही थी। मुझे उठाता देखकर विक्की बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। विक्की ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात के ख्वाब सारा खराब मूड भूल गई। मुस्कुरा दी। इस समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फ़ोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे भी होंठ पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। विक्की और मैंने अपने कमरे में बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद विक्की के कुछ दोस्त मिलने आए थे। वे उनके साथ चला गया जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी कि जल्दी ही हम दोनों करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन जब रात हुई तो मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मैं बहुत ही निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह विक्की कमरे में आया और दीदी की फ़ोटो ली और दूसरे कमरे में चला गया। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया था, साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी। जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला, उन्हें भला ही नहीं रहा। जब मैं कमरे से निकली और विकी के पास दूसरे कमरे में जाने लगी तो उसने पहले से ही कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई और मुझे अंदर से विकी की कुछ खाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं विकी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही पर कोई भी शब्द समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह है कि जान छुड़ाकर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और विकी के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम 2 महीने थी। दीदी मुझे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता-पिता ने हमें बहुत प्यार से, स्नेह से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता-पिता इस मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला दीदी को सौंप दिया। मेरी माँ की सहेली के बेटे विकी का रिश्ता आया। माँ बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर मेरी दीदी भी मान गई और पापा ने भी विकी को बहुत पसंद किया था और विकी खुद दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। इकलौती संतान होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब-सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती थी, खासकर जब मैं उसके घर रहने जाती तो वो रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती। जब भी मैंने उनसे कारण जानना चाहा तो वह हँसती और मुझे टालते हुए कहती, बस यूँ ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। ये बात एक बार मैंने अपनी माँ से भी कही थी तो वो हँसी और बोली, पगली, मेरे घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आई थी तो वह बहुत ही सजी सबरी और खुश होती थी, इसलिए मैंने भी हमको अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन एक रात को जब विकी दीदी को हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका और इसलिए दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद वो हवा में ही उड़ते हुए चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उससे कुछ पूछने के कमरे में आई तो वह आंखें बंद करके आराम कर रही थी। मैंने छेड़ना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने ये बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है, इसीलिए वो अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन के बाद विक्की बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आ गई और उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद वो हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी थी। सास ने कहा था कि दीदी को अचानक साइड में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था, जिसके कारण वे बच नहीं पाई। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था।
लेकिन कठोर समय जो हर गम पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में अपने अपने मामलों में लौट आए। मेरे माता पिता ने विकी से मेरी शादी इसलिए की ताकि मैं दीदी की तरह उसके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उसका रवैया मेरी समझ से परे था। हाँ, दिन में वो तो ठीक रहते थे, लेकिन रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाते और उससे बातें करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे ये मौका अभी तक नहीं मिला था। मैंने ख्यालों में सो गई। फिर मैंने बहुत ही अजीब-सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियाँ गूंज रही थीं। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से दीदी को छूने की कोशिश में इधर-उधर घूम रही थी, लेकिन मैं दीदी को नहीं छू पा रही थी। "तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो?" मैंने थक कर हार कर कहा। तो दीदी रो पड़ी। "तो मुझे तभी छू सकती हो अगर मुझे इंसाफ़ दिला दो मेरी बहन, तू मुझे इंसाफ़ दिला सकती है।" इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती या उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आंखें खुली गईं। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी या किसी खराबी के कारण बंद थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरी सांस जोर जोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थीं। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरी बहन बहुत ही धार्मिक थी, तो भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती थी। कभी कभी अगली सुबह विकी के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले कमरे में गई। मैंने देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे के अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा कुछ खाली रैपर थे। मैंने उठाया, उल्टा कर दिया। वो शायद दीदी की दवाइयाँ थीं, क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफ़हमी हो गई है, इसीलिए मैंने वो रैपर वहीं रख दिए। अभी अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा-सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने देखा कि वो नशीली दवाइयों से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वो बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो विक्की बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थीं। शायद विकी की आदत को छुड़ाने के लिए वह ये नशीली दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थीं। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि विकी की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैंने उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। इसीलिए इस बात को फॉलो करते हुए विकास के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी विकी विकी को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। ये दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ टेबल सेट की और हम लोगों को खाना खाने लगे। विकी को खाना बेहद पसंद आया था। उन्होंने डट कर खाया और मेरी तारीफ भी की। वो मेरी तरफ को प्यार से देखते हुए बोले, "क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए मुझे कुछ गिफ्ट लेना चाहोगी?" विकी के प्रश्न पर मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सब वहाँ से ज़्यादा उनके पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका जवाब कैसे देती, सो मैं चुप ही रही। एक बार फिर विकी ने अजीब अंदाज में अपना सवाल दोहराया। मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे विकी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तो फिर आपने उसे जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों खराब किया? वह खाने लगी, "ऐसे कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और उसने अपना दुख भूलने के लिए ये सब क्या है? मैं उसे समझाऊंगी।" सास की बात सुनकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली और कमरे में आकर लेट गई। मैंने रात को फिर से रोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख़्याल आने लगे कि मेरे दीदी की मौत एक्सीडेंट थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दौरा पड़ा था, अस्पताल ले गए थे। उस समय कुछ भी पूछने का कोई अर्थ नहीं था और उसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब सपने में दीदी को इस तरह देखना एक अलग बात थी। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली, जिसमें दीदी के मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह विकी के काम पर जाते ही मैंने दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को भी छान मारा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। आप सिर्फ सास का कमरा बचा था
और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। इसे अपनी आंखों से पढ़कर मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। विकी के ऐसे ही धूप छांव वाले व्यवहार में दिन बीत गए। एक रात मैंने देखा कि जब वो दूसरे कमरे में गए तो उनके हाथ में एक नहीं, दो फ्रेम थे। एक फ्रेम तो मैं पहचान गई थी, वह दीदी की तस्वीर वाला फ्रेम था, और दूसरा शायद नया बना था। लेकिन सस्पेंस ये था कि उसे दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और फिर सोने का नाटक किया। आज रात मैं निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह विकी कमरे में आए और हाथ में दीदी की तस्वीर को कुछ देर तक रुककर मुझे देखते रहे, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि मैं सो रही हूँ। इसके बाद निकल गए। मैं आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखती रही, और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसीलिए कमरे का ताला बंद किए बिना दूसरे कमरे में थे। कुछ देर के बाद मैं खामोशी कदमों से धीरे धीरे चलकर बराबर वाले कमरे में गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाज़ा खुल गया। मैंने कमरे में झांका तो विक्की दीदी की तस्वीर पर हाथ जोड़कर कुछ बातें कर रहे थे। विकी की बातें मैं सुन सकती थी। वह फ़ोटो से बातें करते हुए कह रहे थे, मेरी प्यारी शहज़ादी, तुम दूसरी दुनिया में कितनी अकेली महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूँगा। बस वो थोड़ा-सा इंतज़ार करो। इतना कहकर विकी ने अपनी गोद से एक और तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर वे कुछ और भी कह रहे थे। मैंने वो तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उनके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मिचौली चल चुकी हूँ। मैं भी मीलों चल चुकी हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। विकी तो आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे, दीदी के पास जान की सोच रहे थे। हो सकता है दीदी के साथ वह दूसरी तस्वीर उनकी थी। मुझे विकी को इस हद तक पहुँचने से रोकना था। बहुत देर तक सोने के बाद मेरी आँख खुल गई थी, तभी फिर से दीदी के कराहने की आवाज़ में मुझे सुनाई पड़ी। वो लगातार न्याय की माँग कर रही थी। मैंने सपने में ही उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराती थी। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि दीदी का मामला तो मैंने अपने जन्म में निपटा दिया था। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से वादा किया था तो मुझे वैसे भी अपना वादा निभाना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। रात के किसी समय में उठकर मैं दूसरे कमरे में गई। विकी अभी दूसरे कमरे में ही सोते थे, मेरे पास, मेरे कमरे में नहीं सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने निराश होकर अपने कमरे में आ गई। सोच विचारों के गम में कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और कपड़े निकाले, और यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी अलमारी से वो दवाइयाँ वाला बैग गायब था। मुझे यकीन हो गया कि वो बैग विकी ने ही निकाला था। मुझे विकी को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा। विकी को आत्महत्या करने से बचाना होगा। विकी को दीदी की यादों ने निकालना पड़ेगा। यही सब सोचती हुई मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उसे पूछ कर कुछ दवाइयाँ ले लूँ। अपनी सास के बताए हुए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सास और बात करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई, ये सोचते हुए कि जब मम्मी जी बात कर लेंगी तो खुद ही मुझे फ़ोन दे देंगी। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी फ़ोन लेकर आई और मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं विकी के बारे में सोचने लगी। वो दीदी से कितना प्यार करते थे। दीदी की यादों को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, यहाँ तक कि दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं, यानी खुद को मारना चाहते हैं। ये सोचकर ही मैं कांप उठी थी। मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे विकी के दिल से दीदी की यादों को निकालूं, कैसे विकी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब कुछ सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को विकी ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक पिज्ज़े का डिब्बा था। विकी कमरे में आए और बोले, मैं ये पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है?
पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद था। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ विकी, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। विकी के चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे मैं समझ न सकी। उसे मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा तो ये लो, खा लो। ये पिज़्ज़ा विकी ने मेरी तरफ वह बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से मेरी सास ने विकी को आवाज़ दी। पिज़्ज़े का डिब्बा मुझे देकर बोले, ये लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। ये कहकर विकी बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपनी पसंदीदा सीरियल देखती हुई पिज़्ज़ा खाया जाए। मिस्टर एपिसोड की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग वही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख़्याल आया, मेरी सास ने इतनी देर बात क्यों की? उनके सर में दर्द हो रहा था या फिर सिर्फ दवाइयाँ ही थीं पूछी थीं? फिर भला दवाई पूछने के लिए इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी? न चाहते हुए भी मैंने वो रिकॉर्डिंग खोल ली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगता था जैसे मैं कभी गिर पड़ूँगी। सोचने समझने की शक्ति ही खो चुकी थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो। वह ठीक हो रहा है, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वो अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक न जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हँसा था और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज़ है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात तो पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूँगा। आपके कहने से ही मैंने आपके पहले बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके बेटे की और आपकी ये काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो ज़िंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना मेरे पास, मैं दवाइयाँ बदल दूँगा। धीरे-धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा और हाँ, मेरी फ़ीस ज़रूर लेते आना। इतना कहकर उस डॉक्टर ने फ़ोन कट कर दिया। मैं वहीं शक्ति की हालत में बैठी हुई थी। इसके मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, मेरी दीदी को मारा गया था। वह मौत मौत के घाट उतारा गया था। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आई थी और मुझे इंसाफ की भीख मांगती थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट-फूट कर रोने लगी। ज़रा कुछ होश आया तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि विकी इस पिज़्ज़े को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। ज़रूर पिज़्ज़े में कुछ मिलाया गया है। मैंने पिज़्ज़े का डिब्बा एक तरफ रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर पर पहुँच चुकी थी। उधर विकी, जो समझ रहा था कि पिज़्ज़ा खाकर अब तक मैं मर चुकी होंगी, इसी खुशी में वह हॉल में टहल रहा था, लेकिन पुलिस पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और विकी को अरेस्ट कर लिया। मेरी सास और विकी सफाइयाँ देते रहे कि वो बेकसूर हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग काफ़ी थी उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा था और उस घर से हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर आ गई थी। दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया था तो ऐसा लगा था कि जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो, अपने आप को इंसाफ मिलने पर और मुझे नर्क से बच जाने पर। मैंने विकी से कानूनी तौर पर तलाक ले ली थी और अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी थी। मेरी मम्मी-पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की थी। एक तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर बैठा कर रखोगे? न जाने कितनी ही ऐसी बातें बनी थीं, लेकिन मम्मी-पापा ने किसी की नहीं सुनी थी। बेटा, ज़िंदगी बिना जीवन साथी, अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी-पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। एक हल्की-सी मुस्कुराहट थी मेरी। मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जी पर मैं विश्वास कर सकूँगी। लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार नसीब होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में। देखते रहिए मरियम स्टोरी।